जुनूनी इश्क पार्ट 11। अद्विका के गिरते ही वह खुद को संभाल पाती उससे पहले ही वहां रुद्र आ चुका था, जो इस वक्त अपने नॉर्मल लुक में था। जैसे ही अद्विका के सामने सुमन का बदला हुआ रूप देखता है, जो इस वक्त एक वेम्पायर के रूप में थी, वह उसे गिरता हुए कहता है, यह तुमने ठीक नहीं किया ड्रैको। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़कर तुम्हें इस वक्त मार डालूं, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और इतनी दूर चली जाओ कि वापस कभी भी तुम्हारी शक्ल मैं ना देख पाऊं। रुद्र के ऐसा कहते ही सुमन, जो इस वक्त वैम्पायर के रूप में थी, वह अपनी मर्दाना आवाज में कहती है, जो कि उसका असली रूप होता है, रुद्र रुद्र रुद्र, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, चलो हम दोनों एक साथ हो लेते हैं। इतना कहकर एक डेको अपनी कदम पीछे लेता है और आगे की ओर झपटने वाला होता है कि रुद्र अपनी रूप झट से बदलकर ड्रैको के ऊपर हमला कर देता है। वह ड्रैको के ऊपर भारी पड़ रहा था कि तभी अद्विका की चीख निकल जाती है, जिस वजह से रुद्र अपने पीछे मुड़कर देखता है और इसी का फायदा उठाकर ड्रैको वहां से कहीं हवा में गायब हो जाता है। अद्विका इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से कांप रही थी। रुद्र का असली रूप देखकर रुद्र की मुठ्ठियां इस वक्त कसी हुई थी और उसका भयानक चेहरा देखकर उसके गुस्से का पता लगाया जा सकता था। अद्विका अपने आप को पीछे की तरफ सरकाने लगती है और वह जैसे ही उठना को होती है, रुद्र जल्दी से जाकर उसके कंधे से पकड़ लेता है। रुद्र के पीछे ही अद्विका की आंखें बंद और अद्विका बेहोश होकर रुद्र के बाहों में झूल जाती है। सुबह ही सुनहरी धूप जब अद्विका के चेहरे पर छुपती है, अद्विका अपने पलक फड़फड़ाते हुए खोलती है और उठते ही उसके होठों पर एक मुस्कान छा जाती है। आज वह खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर पा रही थी। वो जल्दी से उठकर फ्रेश होती है और जल्दी से तैयार होकर नीचे माँ के पास, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, उन्हें पीछे से जाकर हग कर लेती है। अद्विका के ऐसे करने पर दिव्या जी मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ मुड़ती है और उसके माथे पर चूम लेती है। अपना नाश्ता कर अद्विका कॉलेज के लिए निकल जाती है, जो उसकी नज़र आंगन में गुजरते हुए एक नज़र अपने गेस्ट रूम की ओर जाती है, जिसकी खिड़कियों पर धूप मिट्टी जम चुकी थी, जैसे वह सालों से बंद पड़ा हो। अद्विका की आंखों से इस वक्त कोई भाव नहीं कि वह उसे एक नज़र देखती और सीधे कॉलेज ही निकल जाती है। वह कोई था जो इस वक्त खिड़की से उसे अपनी दाढ़ी निगाहों से देख रहा था। अद्विका के दादाजी इस वक्त अपने कमरे में हाथ जोड़े हुए रुद्र के सामने खड़े थे और रुद्र किसी राजा की तरह एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके बगल में विराट खड़ा था। अद्विका के दादाजी बहुत ही उदास मन से कहते हैं, माय लॉर्ड, अगर आप अभी वहाँ इतना कह पाते कि तभी रुद्र कड़क आवाज में उसे कमरे में गुजरती है। फिलहाल यह सुरक्षित है, चीज़ें वापस वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी, अभी कुछ हुआ ही ना हो, लोग कुछ सब भूल जाएंगे। आप भी रुद्र के इतना कहते ही अद्विका के दादाजी वहां पर किसी मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं और आसपास की चीज़ें यूं स्थिर हो जाती है जैसे उन्हें रोक दिया गया हो। रुद्र और विराट वहां से किसी धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। कहते हैं धुआं रात इतनी डरावनी होती है, उससे कई ज़्यादा इश्क में नस्ली होता है, पर यह आपसे डिपेंड करता है कि आप इस कैसे गुजारते हैं। उससे ऐसे नशे में चूर होकर बिस्तर में दो जिस्म पर जान हुए, रात में अंधेरे में कर देने वाली मीठे दर्द भरी गुजरती आवाज़ों में कमरे में माहौल का नशीला बन जाता है। अंधेरी रात में रह रहकर कड़ी बिजलियों की रोशनी होशी से भरी उस कमरे की रोशनी पर आती है, जहाँ एक लंबा कद का शख्स अपने घुटनों के बल बैठा था और नीचे एक बेहद खूबसूरत लड़की लाल विलाज में लेटी हुई थी। जिस वक्त उसकी आंखें बंद और घुटनों तक आते लंबे बाल पूरे बिस्तर पे बिखरे थे। बिजली की रोशनी से उस लड़की का शरीर
दिखने लायक ना। वह लंबी लंबी सांसों ले रही थी, जिस वजह से उसका पसीना ऊपर नीचे हो रहा था, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर वह शख्स के होठों कान मुड़ जाते हैं। वह एक शैतानी मुस्कान के साथ उस लड़की के ऊपर झुक जाता है और अपने मुंह उस लड़की के सीने से छुपा लेता है, और इस हाथ में वह एक चीख गूंज जाती है। पसीने से लिपटे द्विका को आँख सुबह से 7 बजे खुलती है। ये क्या था? ये मुझे आज से पहले ऐसा सपना कभी नहीं आया। इतना अजीब था। द्विका अपने झट उठती है, खुद को आईने में देखती है। उसका उस शरीर से पसीने से लथपथ था, आंखें हल्की लाल हो गई थी, होठ मुरझे हुए थे। उस शरीर पर वह लाल लिबास पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। खुद को आईने में खुद को देखने के बाद द्विका सपना का झटके वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। बनारस से अवस्थी हाउस ओमकार अवस्थी 72 वर्ष बनारस में जाने माने लोगों में से एक। कहने को तो अवस्थी एक टीचर थे, उसकी आंखें बड़े ही नेताओं और लोगों के से थी। अवस्थी हाउस ओमकार जी के अलावा उनकी बहू दिव्या और नातिन अद्विका चल रहती थी। बहू अद्विका उठना ही 8 बजे हो गए थे। आज जल्दी उठ जाओ, 10 बजे से टिक है। जम्बू और ओमकार जी चेयर पर बैठे अपने पोती के हाथों पर मोड़ खड़े थे। अरे बाबूजी, आप चिंता ना करें, आपके शहजादी उठ गई है। अब तक जैसे भी आप उससे जम्मू के जाने की बात कही है, तब से वह जम्मू के सपने सजा रही है। दिव्या जी की बात पर ओमकार जी कुछ ना कहकर बस एक फीकी सी स्माइल करते हुए अपने मन में खुद को कहते हैं, मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो चलने में दिक्कत ना होती। मैं खुद जाता अपनी फूल जैसी बच्ची को ना भेजकर वहाँ पर। इस व्हीलचेयर की वजह से मजबूरन मुझे इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ रहा है। ओमकार जी अपने सोच में गुम थे। बाहर एक प्यारी सी आवाज़ गूंजती है, गुड मॉर्निंग दादाजी। 20 साल की अद्विका ब्लैक जींस और लाइट पिंक कलर के टॉप में उसके सामने खड़ी थी। अद्विका को अपने सामने देखकर ओमकार जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल तय की। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर अद्विका का हाथ अपने हाथ में ले उसे घुमाते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी शहजादी, अगर मैं ठीक होता तो मैं तुम्हें कभी इस काम के लिए नहीं भेजता। नहीं। पर अद्विका अपने दादाजी का हाथ घुमाते हुए कहती है, ओहो दादाजी, आप भी ना हद करते हो। मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे मैं सुबह सुबह खुश हूँ। मेरे हमेशा से सपना था जम्मू जाने का, पूरा हो रहा है। अद्विका यह सब बहुत खुश होके कह रही थी। वह यह सब कहते हुए ओमकार जी को लगभग गले से लगा लगती कि तभी ओमकार जी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, बहुत जल्दी नहीं है, तुम्हें ट्रेन से जम्मू जाएगी और दिन में ही अपना काम करके शाम से ट्रेन से वापस बनारस आ जाओगी। ओमकार जी की बात सुनकर अद्विका की आंखें बड़ी हो जाती है। वह जड़ से ओमकार जी से दूर होकर कहती है, क्या मतलब है आपका? अगर ऐसा ही है तो आप मुझे भेज ही क्यों रहे हैं? आप किसी और को भेज दीजिए। अद्विका यह सब बात अपने मुंह बना बना कर बोल रही थी, जिसे देखकर दिव्या जी उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा अद्विका, अगर तुम्हें बाबूजी चल पाते तो वह यह काम खुद कर पाते। और बात रही मेरी, तो तुम्हें तो पता ही है, मैं भी अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो कोई बात नहीं थी, और यह काम बरसों से हमारा खानदान के लोग करते आए हैं, इसीलिए हम तुम्हें भेज रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अद्विका कुछ देर चुप रही, बाद में कहती है, ओके आप लोग ऐसा कहकर कह वह वापस अपने रूम में जाकर अपना सामान ले आती है और झुककर दोनों के पैर छूकर बाहर की तरफ निकलने जाती है। अद्विका के जाते ही दिव्या जी और ओमकार जी एक दूसरे को देखते हैं। दिव्या जी की आंखें इस वक्त कुछ नम थी। वह जन की अपने हाथों में मुट्ठियां कसते हुए अपनी आंखें बंद करके 9:30 समय अद्विका के सामने हाथों
बनारस स्टेशन में खड़ी थी अपना मुंह लटकाए हुए। तभी उसका फ़ोन बजता है। अपने फ़ोन में उसकी दोस्त रितिका का नाम देखकर अद्विका के फेस पर स्माइल आ जाती है। कॉल उठाकर अद्विका, हाँ रितु बोल, क्यों कॉल किया? अद्विका के बात पर रितिका बिगड़ती हुई कहती है, क्या मतलब क्यों कॉल किया? तुम्हें याद नहीं है क्या? हम सब सारे दोस्त ट्रिप पर जा रहे हैं। रितिका की बात सुन अद्विका का मुंह और लटक जाता है। वह उदासी से कहती है, याद है, पर मेरी किस्मत कहाँ तुम लोगों के साथ ट्रिप पर जाने की। तुम लोग ही जाओ, क्या मतलब है तेरा? क्या तू नहीं चल रही हमारे साथ? नहीं, मैं जम्मू नहीं जा रही हूँ। अद्विका की बात पर रितिका दुखी होते हुए कहती है, ओह क्या बात है मैडम, जम्मू जा रही हो? तो बताइए मैडम, किसके साथ जा रही हो? आप किसी के साथ नहीं, अकेली जा रही हूँ, सभी एक दिन के लिए। अद्विका इतना कहकर थोड़ा परेशान हो सक उसके साथ होते हुए रात वाली घटना याद करती आगे से कहती है, यार तुझे कुछ बताना है रितिका। हाँ बता। अद्विका ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए बताना शुरू किया। उसने बीती रात कैसा सपना देखा। अद्विका की बात खत्म होते ही रितिका जोर जोर से हंसने लगती है। यार तू भी ना कुछ भी मतलब, जरूरी तुमने उस तरह की कोई कॉमिक पढ़ी होगी और सपने में वह सब देख लिया। नहीं रितु, ऐसा नहीं है, मैं सच में कह रही हूँ। मैंने जो भी देखा वह सब महसूस कर रही थी, मानो वह सब मेरे साथ हो रहा हो। यार मुझे नहीं पता कैसी पत्थर जैसी बूढ़ी की उसकी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके नीचे दब के मर ही जाऊंगी। मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। रितिका, बुद्धू, मेरी जान में कहीं रही हूँ ना मैं? सब तेरा रोमांटिक कॉमिक पढ़ने का फल है और कुछ नहीं। रितिका का अपनी बात पर समझ पाती अद्विका थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलती, रितु मैं देख सब बात किसी और को नहीं बता सकती, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। तुम है कि समझने रही, मैंने सब कुछ महसूस किया, उसकी खुशबू भी, वह यहाँ तक कि उसने मेरे सीने पर काटा भी था, उसका दर्द भी अभी तक महसूस हो रहा है। अद्विका की बात पर कॉल से दूसरी तरफ रितिका अपने सर को खुजलाकर कहती है, यार तुम मुझसे कीड़े थोड़े नहीं काटना। इस बार अद्विका अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। तू नहीं समझेगी ना रितिका? अरे तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो हमेशा वह तेरा बचपने वाला सपना आता है, जहाँ पर बड़ा लंबा आंखों वाला डेविल नजर आता था, जहाँ तू पूरी कस के उल्टा है। सब तुझे कोई तुम्हारे बेड पर तुम्हारे साथ रोमांस करता हुआ दिख रहा है। रितिका की बात पर अद्विका कोई जवाब नहीं देती। वह बाय करके कॉल काट देती है। तब तक ट्रेन भी छूटने वाले समय पर आ गई थी। वहाँ अपना सामान लेकर अपनी सीट पर बैठ जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और वापस में अपने बचपन वाले ख्यालों में खो जाती है, जहाँ 5 साल की अद्विका पर गार्डन में अपने नन्हे कदमों से दौड़ रही थी। उसने पीछे अपनी मम्मी, अद्विका बेटा रुको जाओ, मेरी नहीं, दौड़ती हुई गिर जाओगी। नहीं मम्मी, अद्विका को आप कपड़ नहीं दिखाओ पहले। कुछ देर में अद्विका के पीछे भागते हुए अपनी फूलती सांसों को कंट्रोल करते अद्विका अपने बाहों में भरते हुए दिव्या जी कहती है, देखो पकड़ लिया ना तुम्हें अपनी शहजादी को, अब चलो घर में। छोटी सी अद्विका अपने अपने नन्हे नन्हे हाथों में अद्विका जी के चेहरे को कपड़ते हुए कहती है, नहीं ना मम्मा, थोड़ी देर और चल खेलने दो ना। इस वक्त पर दिव्या जी अद्विका को अपने गोद में उठाते हुए कहती है, नहीं बेटा, आप कल खेलना, अब अंधेरा हो रहा है, इन वालों है और छोटे बच्चों को बाहर नहीं रहना चाहिए। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला आ रहे अवस्थी हाउस में सामने रुका। अद्विका बड़ी उत्सुकता से उस रूम की खिड़की के बाहर झांकती हुई देखने की कोशिश करती है, पर हाइट कम होने की वजह से इसके बाहर कुछ नहीं देख पा रही थी। शायद डैडी आ गए हैं, मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। आपने नन्हे कदमों से दौड़ती हुई अद्विका बाहर भागती है। बाहर जाकर जब उसे कोई नहीं दिखता तो वह अपना मुंह लटकाते हुए अपने हाउस जैसे आंखों में आंसू लिए वापस मुड़ते हुए कहती है, उसे एक तरफ गार्डन में कुछ
हो हलचल महसूस होती है। वह अपनी उठाकर देखती है, उसकी आंखें चमक जाती है। जहाँ पर लंबे कड़ कद का आदमी अद्विका की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, लंबे शरीर का एक लंबे कोट डाल रखी थी। अद्विका झट से जाकर उस व्यक्ति के पैरों में लिपट गई, अपनी नज़र दिखाते हुए बनाते हुए कहती है, डैडी। अद्विका बच्चा सबसे बहुत नाराज़ है। आपको पता है ना, मुझे आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप इतने इतने दिन तक घर से बाहर क्यों रहते हैं? वह सब कहते हुए अद्विका की पकड़ मजबूत हो जाती है कि तभी उसके कुछ खुद को हवा में महसूस किया और अपने एक कंधे की ओर देखा, जहाँ पर हाथ उसके पकड़ के खुद से दूर खड़ा किया। अद्विका ने महसूस किया उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके कंधे में एक असहनीय दर्द होने लगा, तो चक्कर की आने को हो गए थे कि वह अपने पलक उठाकर ऊपर की तरफ देखती है, जो लाल आंखों वो घूर रही थी। अद्विका कुछ बोल पाती उससे पहले ही बेहोश हो चुकी थी। अद्विका की आंखें हल्की हल्की ठंडी हवाओं में खुलती है, जहाँ पर उस वक्त ट्रेन में खिड़कियों वाले सीट पर बैठी थी, खुद को पसीने में लथपथ पाते हुए अपने आसपास के लोगों को चहल कमी को देखकर अद्विका अपने सर झटकाती हुए सीट पर एडजस्ट करते हुए बैठ जाती है। अपने फ़ोन निकालकर टाइम देखती है, रात 9 बज रहे थे। जम्मू पहुंचने अभी तक अच्छा खासा वक्त था। अद्विका अपने सीने पर कुछ कर सीना पहुंचकर ये सोच रही थी, आखिर वह 35 घंटे का इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद, स्टोरी को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।